हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जात बल। तो इससे पहले कि अंतर्जात बल पे हम 3 वीडियो पहले से ही बना चुके हैं, जिनमें टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक गतियां। पृथ्वी कौन कौन सी पृथ्वी के अंदर की जो गतियां हैं उनके विषय में हम लोगों ने देखा था, और आंतरिक संरचना पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और इसके साथ ही भूकंप और ज्वालामुखी, इन टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। भूकंप और ज्वालामुखी जो है ये अंतर्जात बल के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहिर्जात बल के विषय में पढ़ेंगे। बहिर्जात बल का जो मुख्य जो क्रिया इसके अंदर घटित होती है बहिर्जात बल के द्वारा, तो वो होती है अनाच्छादन की क्रिया। तो अनाच्छादन क्या होता है? डेनुडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, डेनुडेशन। तो अनाच्छादन के अंतर्गत भी हम 2 तरह की प्रक्रियाएं शामिल है। एक तो अपक्षय की घटना घटित होती है और दूसरा अपरदन। तो अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर पहली बार में ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपक्षय जो है, अपक्षय को इंग्लिश में बात की जाए वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो अपक्षय को देखिए फ्रेंड्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कारकों के आधार पर। अपक्षय की जो घटना घटित होती है वो उनको कारकों के आधार पर हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, तो जिससे कि अध्ययन करने की दृष्टि से मैं सरल हो जाता थोड़ा। तो पहला जो प्रकार है वो है भौतिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। तो भौतिक या आंतरिक यांत्रिक अपक्षय जो होता है उसके अंतर्गत उसके जो प्रमुख कारक हैं, भौतिक जो होता है तो उसके अंतर्गत जो कारक शामिल है वो सूर्यातप यानी कि तापमान, और दूसरा तुषार या पाला, तीसरा घर्षण और दबाव। ये इन कारकों के द्वारा जो अपक्षय की क्रिया घटित होती है उसको हम लोग भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भौतिक अपक्षय के विषय में हम लोग सूर्यातप यानी कि तापमान से कैसे अपक्षय की घटना घटित होती है ये देखते हैं। मान लीजिए कोई ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है। जब सूरज का प्रकाश इस पर लगातार पड़ेगा तो ये चट्टान क्या होगी? गर्म होगी। और जब चट्टान गर्म होती है तो उसका आयतन बढ़ेगा, वो फैलेगा। और एक समय ऐसा आएगा, दिन में तो ये गर्म होगी बहुत ज्यादा, और रात को फिर ठंडी हो जाएगी। और यही क्रिया कई सालों तक चलती रहती है। जब कोई चीज बार बार गर्म होगी, एक बार गर्म हुई फिर ठंडी हुई, फिर गर्म हुई फिर ठंडी हुई, तो उसके अंतर्गत चट्टान टूटने लगती है, जिसके कारण जो अपरदन होता है ये इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ये चट्टान टूटने लगती है, कमजोर पड़ जाती है चट्टान। तो इस प्रकार से जो सूर्यातप टेम्परेचर के कारण जो अपक्षय की क्रिया होती है, चट्टान टूटती है, उसको भौतिक अपक्षय के अंतर्गत रखा गया है। जो दूसरा है तुषार या पाला। जब तुषार या पाला, देखिए जितनी भी चट्टाने हैं उनमें सब में रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। चट्टानों में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जैसे ये छिद्र है, तो छिद्र है। जब इनमें पानी भर जाएगा, जब इनमें पानी भर जाता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंडी है, ठंड का समय है, और इनमें पानी भर गया तो बहुत ज्यादा ठंड का समय है, तो ये जो कारक होगा वो कहां पर अप्लाई होगा? पृथ्वी जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो इस साइड में ध्रुवों की ओर ये घटना घटित होगी। ध्रुवों पर जो अपक्षय की क्रिया होगी वो तुषार या पाला के कारण होगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया। तो इन रंध्रों में जब पानी भर जाता है चट्टानों में, तो एक समय होता है कि बहुत अधिक ठंड के कारण ये पानी जम जाता है। और आपको पता होगा कि पानी जमने पर क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको पता होगा कि 9 सेंटीमीटर क्यूब जो पानी है, अगर इसको जमा दिया जाए तो इसका आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो जब इनमें जो पानी था वो जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, जिसके कारण चट्टान टूट जाएगी, जिसके कारण चट्टान में चटकन या दरारें पड़ जाएंगी। और यही क्रिया अगर घटेगी
बार बार, तो उसके द्वारा भी अपक्षय चट्टानों के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण अपक्षय की क्रिया घटित होगी। तीसरा है घर्षण या दबाव। देखिए, जब दो चट्टानें आपस में टकराती हैं, जब दो चट्टानें आपस में टकराएंगी किसी भी कारणवश, तो उसके लिए भूकंप आ सकता है या फिर कई कारक हो सकते हैं। तो जब दो चट्टानें आपस में टकराएंगी तो उससे भी इन चट्टानों में दरारें या इनके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जो कि अपक्षय ही होता है, और इसके द्वारा भी अपक्षय की क्रिया, विदरण की क्रिया घटित होती है। इसमें मेन जो है वो है दबाव आपका। अब दबाव के विषय में देखते हैं। कोई चट्टान थी और इस पे या फिर तापमान, सूर्यताप या तुषार या पाला या घर्षण के कारण ऊपर की चट्टान में जब अपक्षय हो गया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, और ऊपर की जो चट्टान थी उसका दबाव नीचे वाली चट्टान पे पड़ा था। ठीक है, ये नीचे वाली जो चट्टान थी उस पर किसका दबाव है? ऊपर वाली चट्टान का दबाव था, लेकिन इसका तो अपक्षय हो गया। अब ये ऊपर की चट्टान अपक्षय के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। ठीक है, तो नीचे वाली जो चट्टान है वो उस पे दबाव जो था, दबाव कम होगा तो वो अपना आकार लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जब ये अपना आकार लेने की कोशिश करेगी तो इसके भी टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, ये भी टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इस प्रकार से दबाव के कारण भी अपक्षय की घटना घटित होती है। तो उसके बाद में है फ्रेंड्स रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है? तो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जल योजन, ये क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, चट्टानों में आयरन भी पाया जाता है। क्या? आयरन भी पाया जाता है, फेरस भी पाया जाता है। तो जब फेरस के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो ये फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बन जाता है। तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा। तो जब फेरस ऑक्साइड बनेगा और वही जंग होता है, तो जब जंग लगेगी तो उसके कारण भी जो चट्टानें हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, जिसके कारण उनमें टुकड़े शुरू होने हो जाएंगे। तो जब टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे तो उसके द्वारा भी अपक्षय की घटना घटित होती है। उसके बाद में कार्बोनीकरण जो है, देखिए कार्बोनीकरण के द्वारा किस प्रकार से चट्टानें टूटती हैं। जल जो है, जल में कार्बन पाया जाता है, जल में कार्बन पाया जाता है। तो जल में जब कार्बन पाया जाता है और ये जो जल है ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन जल के साथ मिलकर के कार्बनिक अम्ल बनाएगा। तो होता क्या है कि वो जो अम्ल बनेगा उसके द्वारा जो चट्टानें हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी, और जब चट्टानें गलेंगी तो वहां पर चट्टानें कमजोर होंगी। तो जब चट्टानें कमजोर हो जाएंगी तो वो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं, जिसके कारण अपक्षय की घटना घटित होती है। उसके बाद में जल योजन के द्वारा किस प्रकार से अपक्षय की क्रिया घटित होती है। तो देखिए, जल में चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। चट्टान में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। जल जो होता है, जल को सोख लेते हैं। जल को, ये चट्टान एक सूखी है, इसमें कुछ खनिज पाए गए। जब ये जल के संपर्क में आएगी तो इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो जल को सोखेंगे, तो इसका आकार भी बढ़ेगा, जिसके कारण इसके टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, और इस प्रकार से जल जो घटना घटित होती है, अपक्षय की क्रिया, वो जल योजन उसका कारक होता है। ठीक है, अब देखिए प्राणिवर्गीय अपक्षय, जो थर्ड टाइप है वो है प्राणिवर्गीय अपक्षय। तो प्राणिवर्गीय अपक्षय के अंतर्गत देखिए जो कारक हैं वो है, एक तो वनस्पति पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा किस प्रकार अपक्षय की घटना घटित होती है। जैविक जीव जंतुओं के द्वारा भी अपक्षय की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में कुछ मानवीय अपक्षय, तो इनके विषय में बातचीत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग प्राणिवर्गीय अपक्षय के अंतर्गत वनस्पति ज्ञान की पेड़ पौधों के द्वारा किस प्रकार से अपक्षय की घटना घटित होती है। पेड़ पौधों के द्वारा, देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ये
इनमें जड़ें पाई जाती हैं, आप सब जानते होंगे। तो पेड़ पौधों में जड़ें पाई जाती हैं। तो ये पेड़ है और ये एक चट्टान पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो पेड़ जो है ये कैसे इनके द्वारा अपक्षय होता है, इनकी जड़ों के द्वारा। जब एक पौधा था, ये छोटा था, उसकी जड़ें कमजोर थी, छोटी थी। जब यही पौधा पेड़ के रूप में तब्दील हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी जड़ें भी बढ़ती हैं। मान लीजिए पहले कोई जड़ थी इतनी मोटी, अब वही पेड़ बड़ा बड़ा होकर के इतना बड़ा हो, तो ये जड़ ने अपना स्थान बढ़ाया, अपने लिए जगह बनाई, जिसके कारण ये जो चट्टान थी इसमें दरार, इसमें चटकन आ जाती है, और जिसके कारण ये दो टुकड़ों में बंट सकती है, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जड़ों के द्वारा चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये इसको देखा भी होगा। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों के द्वारा चट्टानें टूटती हैं और अपक्षय की क्रिया घटित होती है। उसके बाद में जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय के अंतर्गत देखिए जीव जंतुओं के द्वारा किस प्रकार से अपक्षय होता है। जीव जंतु किस प्रकार से अपक्षय की क्रियाओं में क्रिया घटित करते हैं। तो देखिए जीव जंतुओं में चूहा, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, सर्प, बिच्छू, तो ये बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बिल बनाकर रहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो चूहा, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, सर्प, बिच्छू, इनमें से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो बिल बनाकर रहते हैं, जो अपक्षय की क्रिया कैसे घटित करते हैं। मान लीजिए ये सतह है, तो इन्होंने बिल बनाया अंदर, तो ये जो जमीन है, ये जो मिट्टी थी, इसको बाहर निकालते, छोटे छोटे टुकड़े काट करके बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से अपक्षय की क्रिया घटित होती है जीव जंतुओं के द्वारा। नेक्स्ट है मानवीय अपक्षय। देखिए मानवीय अपक्षय क्या है। मानव शुरुआत से ही मानवीय अपक्षय के विषय में आप लोग खुद समझते होंगे। तो मानव शुरुआत से ही उत्खनन, खनन की क्रियाएं करता रहा है। अपना घर बनाने के लिए वो चट्टानों को काटता रहता है। तो मानवीय अपक्षय के द्वारा जैसे मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करना है तो उसको मिट्टी खोदनी पड़ती है, और मोरंग सीमेंट जो बनती है पत्थर से बनती है, तो इसके लिए भी चट्टानें तोड़ी जाती हैं। तो ये मानवीय अपक्षय की क्रियाएं होती हैं। तो देखिए अपक्षय के विषय में हमने बातचीत की। जो अपरदन होता है वो देखिए अपरदन कितने तरीकों से हो सकता है। एक तो जल के द्वारा हो सकता है, जल अपरदन। दूसरा वायु के द्वारा वायु अपरदन हो सकता है, और तीसरा हिमानी अपरदन, तो हिमानी के द्वारा अपरदन हो सकता है। अब देखिए हमने आपको ये नहीं बताया था अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है। तो अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या है कि अपक्षय की जो क्रिया होती है, इसमें जो चट्टान है, चट्टान की छोटे छोटे टुकड़े हुए, अपक्षय की क्रिया हुई। अपक्षय की क्रिया में चट्टान टूटती है, और अपक्षय की क्रिया जो होती है ये स्थैतिक क्रिया होती है। स्थैतिक क्रिया मीन्स ये एक ही स्थान पर घटित होती है, इसके द्वारा जो चट्टानों के टुकड़े टूटते हैं वो एक ही स्थान पर वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन चट्टान टूट जाती है। तो अपक्षय की क्रिया जो है वो स्थैतिक क्रिया है, और इसके द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे थे, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनका जल के संपर्क में आकर यहां से मान लीजिए इधर आ गए, ठीक है, या वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह आना, या फिर हिमानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आना, तो ये कहलाता है अपरदन। अपरदन मीन्स, अपरदन जो क्रिया है, अपरदन ये गतिशील क्रिया है। कैसी? गतिशील क्रिया है। तो गतिशील क्रिया मीन्स यानी कि ये गति करते रहते हैं। जो अपक्षय के द्वारा जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हुए उनको ये एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा कर देते हैं जाकर के। तो अनाच्छादन के अंतर्गत दो क्रियाएं शामिल है, एक अपक्षय और एक अपरदन। अब देखिए अपरदन जो होता है, जल अपरदन किस प्रकार से होता है, अपरदन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे जल अपरदन। देखिए ये जो अपक्षय के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, मान लीजिए जल अपरदन की जो कारक हैं वो नदियां हो सकती हैं, बाढ़ हो सकता है, नहर हो सकते हैं, छोटे मोटे नाले हो सकते हैं, ठीक है,
या फिर समुद्र का जो पानी होता है लहरों के द्वारा किनारे पर जो अपघटन की क्रिया, अपर्दन की क्रिया जो घटित होती है वो उसके द्वारा हो सकती है। तो जल के माध्यम से जो भी अपर्दन की क्रिया घटित होती है उसको हम जल अपर्दन कहते हैं। तो मान लीजिए ये जो अपक्षय हुआ था तो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े टूटे थे। अब इधर से कोई नदी आई, नदी निकलती है लेकिन नदी इधर से कट गई और इसके द्वारा ये जो कण थे ये इधर इधर बहते हुए चले आए और इधर इकट्ठे कर दिया करते। तो ये घटना क्या घटित हो गई कि अपर्दन की घटना घटित हो गई, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो ये गतिशील क्रिया है अपर्दन। तो जल के माध्यम से मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के द्वारा बहुत सी बालू आप लोग देखते होंगे कि जब भी गांव में बाढ़ आती है तो उस समय क्या होता है कि गांव में बालू भी आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि वो मिट्टी वगैरह बहुत सारी आ जाती है रोडों पे, तो वो अपर्दन की घटना घटित होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वायु अपर्दन की। तो वायु अपर्दन के जो कारक हैं वो मेन तो वायु है, उसमें आंधी तूफान हो सकता है, आंधी तूफान ही हो सकता है। तो आंधी तूफान के द्वारा आपने देखा होगा कि इनसे बहुत सारी आकृतियां भी निर्मित होती हैं। उन आकृतियों के विषय में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।